हेलो स्टूडेंट्स, भाग एक में हमने कूलाम के नियम का अदिश स्वरूप देखा। भाग दो में इस कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आपको बताएंगे। इसके लिए मान लेते हैं दो आवेश, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों निर्वात में स्थित हैं और मूल बिंदु O के सापेक्ष इन आवेशों के स्थित सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश R21, जिसको यहाँ पर PQ से प्रदर्शित किया गया है, ये सदिश है और ये इस R2 माइनस R1 के बराबर होगा। और इस PQ की दिशा में एक हम एकिक सदिश मान लेते हैं, ये R21 है। ये इसी तरीके से इस Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश ये QP हो जाएगा, ये वाला सदिश QP, ये R12 है, यहाँ पर ये दिखाया गया है R12, और ये इस R1 माइनस R2 के बराबर होगा। और इस R12 की दिशा में एक एकिक सदिश ये मान लेते हैं, ये है R12। इस स्थिति में इस आवेश Q2 द्वारा Q1 पर जो लगने वाला वैद्युत बल है वो F12 होगा और ये कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 के परिमाण का वर्ग इंटू एकिक सदिश R12 होगा। इसी प्रकार इस आवेश Q1 के द्वारा इस Q2 पर आरोपित होने वाला वैद्युत बल ये F21 होगा और ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 के परिमाण का वर्ग गुणे एकिक सदिश R21 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PQ और QP दोनों लंबाई में बराबर हैं, तो यहाँ पर R12 का परिमाण R21 के परिमाण के बराबर होगा। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और है, ये जो एकिक सदिश है R12 ये इधर की ओर है, यानी Q से P की ओर है, और एकिक सदिश R21 ये P से Q की ओर है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब चूंकि एकिक सदिश है तो दोनों के परिमाण एकांक होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R12 बराबर माइनस R21। इस हिसाब से यदि इस समीकरण 1 और 2 को आप देखें तो इसमें दोनों के परिमाण बराबर हैं और इस R12 और R21 में ये माइनस चिन्ह आने के कारण दिशाएं इनकी विपरीत हो जाएंगी। तो हम 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, F12 बराबर माइनस F21। अतः Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल मात्रा में समान होगा और दिशा में विपरीत होगा। यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो यदि Q1 Q2 सजाती हैं, सजाती का मतलब है या तो दोनों धन आवेश हैं या दोनों ऋण आवेश हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हम लोग जानते हैं कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल प्रतिकर्षण के होंगे। यहाँ पर दोनों प्लस आवेश लिए गए हैं, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 इधर की ओर होगा। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 इसके विपरीत दिशा में होगा। यहाँ देख सकते हैं जो बल F12 है अर्थात P यानी Q1 आवेश पर जो लग रहा है, इसकी दिशा R12 के समान है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये R12 है, इसी की दिशा में ये बल ये देखिए हो जाएगा। और इसी तरीके से जो बल F21 है यानी ये वाला बल, इसकी दिशा R21 के समान है। R21 मतलब
ये वाला सदिश, ये वाला, इसके समान इसकी दिशा है। इसी प्रकार यदि Q1 व Q2 विजातीय हैं, विजातीय का मतलब है एक धन है और एक ऋण है, उस परिस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाले बल आकर्षण के होते हैं। इस परिस्थिति में आप पुनः देख सकते हैं कि F12 की दिशा यहाँ ऐसे अंदर की ओर हो जाएगी और F21 की दिशा इधर से पलट के इधर की ओर आ जाएगी। इस परिस्थिति में आप देखेंगे जो बल F12 है उसकी दिशा R12 के विपरीत होगी। देखिए ये बल इधर है और R12 इधर है, तो इसके विपरीत हो गई। इसी प्रकार ये जो बल F21 है इसकी दिशा R21 अर्थात इस वाले एकिक सदिश के विपरीत हो जाएगी। यहाँ से हम कूलाम की परिभाषा भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 R² होता है। यदि Q1 और Q2 एक कूलाम है और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी R बराबर 1 मीटर है, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। इस परिस्थिति में कूलाम की परिभाषा यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी? एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों बिंदु आवेश हैं। कूलाम के नियम के लागू होने की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। स्थिर आवेशों पर क्यों लागू होता है? क्योंकि जो स्थिर आवेश होते हैं वे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। दूसरी चीज, बिंदु आवेशों पर यह लागू होता है, अर्थात आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। और अंतिम है, ये नियम सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच के माध्यम के पदार्थ पर निर्भर होता है। माध्यम के पदार्थ का परावैद्युतांक के अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई दो बिंदु आवेश हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब मान लीजिए आवेश संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, उस परिस्थिति में समूह के किसी विशेष आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। इस परिस्थिति के लिए कूलाम का नियम ही प्रयोग होगा, लेकिन हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत प्रयोग करेंगे। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी समूह में यदि बहुत सारे आवेश हैं तो उन बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी के कारण अलग अलग उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर ये माना जाएगा कि किसी दिए गए आवेश पर एक विशेष आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं ये हमने जो निकाल लिया है इसमें स्मॉल n बिंदु आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। हमने इनमें से कुछ आवेश यहाँ दिखाए हैं। ये आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन, और ये आवेश Qn है। ये मूल बिंदु है। हम यहाँ पर इस पूरे आवेशों के समूह में इस आवेश Q1 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल निकालेंगे। तो
इस आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है, Q3 के कारण लगने वाला बल F13 है और इसी तरीके से और भी बल होंगे। और Qn के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल F1n है। तो इस आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात F1 ये इस आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल है और ये F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन प्लस F1n के बराबर होगा। अब यहाँ पर इन सभी F12 F13 एंड सो ऑन F1n की वैल्यू कूलाम के नियम से हम निकाल लेंगे, F12 F13 F1n, और उसके पश्चात ये मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमको अन्य सभी आवेशों के कारण इस आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल इस समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल निकाला, उसी तरीके से हम समूह के किसी अन्य आवेश पर बल ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आवेशों का वितरण देखेंगे। तो सतत आवेश वितरण, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित आवेशों के निकाय को आवेश का सतत वितरण कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु है उस पर आवेश समान रूप से वितरित है तो हम उसको आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। और यह सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। तो पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण। मान लेते हैं आवेश जो है वो एक सीधी या वक्रीय रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, तो इस वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये तार लिया गया है AB, इस पर Q आवेश दिया गया है। अब यह Q आवेश इस तार के ऊपर समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ पर हमको चाहिए। तो जो रेखीय घनत्व होता है ये आवेश और लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो आवेश यहाँ पर तार पर Q दिया गया था और तार की लंबाई L है, तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे L होगा। यहाँ से Q बराबर लैम्डा L ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस आवेश का छोटा अल्पांश dl कंसीडर करेंगे और इस अल्पांश dl के ऊपर आवेश कितना है ये निकालेंगे। तो अल्पांश बहुत छोटा है तो इस पर आवेश की मात्रा भी बहुत अल्प होगी। मान लेते हैं ये मात्रा dq है, तो इसी संबंध के आधार पर हम इस अल्पांश dl पर आवेश प्राप्त कर सकते हैं। dq बराबर लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। अब इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर एक बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है। तो इस अल्पांश के आवेश के कारण इस आवेश Q0 पर लगने वाला बल हमें निकालना है। चूंकि अल्पांश पर आवेश बहुत कम है तो Q0 पर बल भी बहुत अल्प होगा, अतः हम इसको कूलाम के नियम के अनुसार इस प्रकार निकालेंगे। ये बल dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस अल्पांश का आवेश dq और इस बिंदु P का आवेश Q0 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग यानी r² इंटू ऐकिक सदिश r²। ये हमको इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल प्राप्त हो गया। अब हम इस पूरे तार की लंबाई पर जो आवेश वितरित है उसके कारण इस बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको इस बल dF को इस तार की पूरी लंबाई L पर समाकलन करना होगा। यहाँ पर
df की वैल्यू इस समीकरण से इसमें रख देंगे तो हमें f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटीग्रल b f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटीग्रल l dq बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। अब हम इसमें dq की वैल्यू रख देंगे, dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl है, तो हमको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2 है पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस समय हम आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पर एक पृष्ठ है कैपिटल S, इसके ऊपर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इस आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होगा वो इस पृष्ठ के आवेश और इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा बराबर Q बटे S हो जाएगा। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q बराबर सिग्मा इंटू S हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश ds ले लेंगे और इस अल्पांश पर कितना आवेश होगा ये इसी समीकरण के आधार पर ज्ञात करेंगे। चूंकि अल्पांश बहुत छोटा है तो इसलिए इस पर आवेश की मात्रा भी बहुत कम होगी। मान लेते हैं मात्रा dq है तो ये आवेश dq बराबर सिग्मा इंटू ds। इस समीकरण के आधार पर यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है बिंदु P पर, तो इस अल्पांश के कारण इस आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल हम निकालेंगे। तो चूंकि अल्पांश पर आवेश कम है तो यहाँ इस Q0 पर लगने वाला बल भी बहुत कम होगा। मान लेते हैं ये बल dF है, तो ये कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। dq ये इस अल्पांश का आवेश है और Q0 इस बिंदु P पर रखा हुआ आवेश है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर रखे आवेश Q0 पर लगने वाला बल हमको प्राप्त हो गया है। अब हम इस पूरे वितरण के कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो ये बल निकालने के लिए इस dF को इस पूरे पृष्ठ के ऊपर समाकलन कर देंगे, यानी F इज इक्वल टू इंटीग्रल S dF। हम यहाँ पर dF की ये वैल्यू डाल देंगे, जो नियतांक है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे और dq बराबर सिग्मा इंटू ds रख देंगे, तो हमको ये बल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आयतन आवेश वितरण। जब किसी आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित होता है तो इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पर एक वस्तु है जिसका आयतन v है, इस पर q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पर आवेश का जो आयतन घनत्व होगा वो आवेश और आयतन के अनुपात के बराबर होगा। इसको हम रो से लिखते हैं तो रो बराबर q बटे v हो जाएगा। यहाँ से q बराबर रो गुणे v हो जाएगा। अब इस आयतन में एक ये हम अल्पांश लेंगे dv, और हम अब ये पता लगाएंगे कि इस अल्पांश में कितना आवेश निहित है। तो चूंकि अल्पांश बहुत छोटा है तो इसमें आवेश की मात्रा कम होगी, तो इस पर आवेश हम मान लेते हैं कितना है, dq है। ठीक है, ये आवेश इसी संबंध के आधार पर निकाला जा सकता है। तो इस पर आवेश dq बराबर रो इंटू dv ये प्राप्त हो जाएगा। अब इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P पर आवेश रखा हुआ है Q0, और इस आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल हमको प्राप्त
करना है। तो पुनः कूलाम का नियम लगाएंगे और इस अल्पांश के कारण इस आवेश Q0 पर लगने वाला बल dF बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। यहाँ Q1 इस अल्पांश का आवेश है dQ और Q2 यहाँ पर ये बिंदु आवेश है Q0। तो इस छोटे अल्पांश के कारण यहाँ पर आवेश हमको प्राप्त हो गया। तो अब इस पूरे आयतन में जो आवेश है उसके कारण यहाँ इस Q0 पर लगने वाला बल हम निकाल लेंगे। ये बल निकालने के लिए हमको इस dF को पूरे आयतन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी F इज इक्वल टू इंटीग्रल V dF। अब इस dF की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, जो चीज़ें यहाँ नियतांक हैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे और dQ की वैल्यू रख देंगे रो dV। ये dQ की वैल्यू रो dV जब रखेंगे तो हमको F बराबर Q0/4πε0 इंटीग्रल V रो अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R dV ये प्राप्त हो जाएगा।